ओके जी, गुड आफ्टरनून। नहीं नहीं, चैप्टर नंबर 2 करा रहे हैं 97 क्या? अब डाउट सेशन में हुआ करेगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 अब डाउट सेशन में होगा या फिर बीच में किसी एक दिन करा देंगे। हाँ होता रहे, कोई बात नहीं, जब चैप्टर अब खत्म हो गया है। पास्ट एडजस्टमेंट या गारंटी या चैप्टर 1 के अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा क्लास में करते रहेंगे या होमवर्क के वे में डाउट सेक्शन ले लिया करेंगे। चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गया है। पिछले साल हमारा ये चैप्टर 8 मई को शुरू हुआ था, इस बार 5 मई को शुरू हो रहा है, तो यानी कि थोड़ी सी प्रोग्रेस तो है टीचर की, साथ साथ स्टूडेंट्स की। नोट्स वाली कॉपी अब कुछ दिन कुछ महीने काम नहीं आएगी। जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं और प्रिंटेड नोट्स हैं वो आप लोगों को मैंने आपकी बुक में ही दे दिए, उसी में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तो ट्यूशन वाली कॉपी के बाद सुन लेना, क्योंकि हमारी क्लास में 3-4 वो स्लीपर बच्चे हैं पड़े, तो स्लीपर बच्चे पहले सुन लो। ट्यूशन वाली कॉपी में 8-10 पेजेस छोड़ देना। सर किस लिए, रीजन बता देता हूं। हमने डीके गोयल वाले में से या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हमें कहीं और से मिल जाते हैं। सिंपली आप डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझो, जो नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वहां से होमवर्क दिया करूंगा ताकि चैप्टर नंबर 1 हम भूल ना जाएं। तो 8-10 पेजेस ट्यूशन वाली कॉपी के छोड़ देना। उसके बाद लिखो ये बड़ा बड़ा चैप्टर नंबर 2। पहले सुन लो है क्या चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल वाली बुक में। इधर देखो पहले, जो डीके गोयल वाली बुक है, डीके गोयल वाली बुक में चैप्टर नंबर 2 गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। पहले एक बार के लिए समझ लेना यार, अगले 15 दिन, मतलब मेरे को ऐसे 15 तो नहीं, 10-12 दिन ऐसे मत्था ना मारना पड़े। डीके गोयल बुक में चैप्टर नंबर 2 कंबाइंड है गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। टीएस गरेवाल में ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है टीएस गरेवाल वाले ने थोड़ा सा सिंपल किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है, तो हमने भी उन्हीं को फॉलो किया है। तो डीके गोयल बुक में चैप्टर नंबर 2 इकट्ठा है, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है गुडविल, दूसरा पार्ट है चेंज इन पीएसआर। टीएस गरेवाल के हिसाब से चेंज इन पीएसआर चैप्टर नंबर 3 है, और हमारी बुक के हिसाब से भी। ओके, अब आप समझ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं गुडविल, जो डीके गोयल में चैप्टर नंबर 2 है। और डीके गोयल में चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर भी है, वो हमारे लिए चैप्टर 3 रहेगा। तो अभी हम ये गुडविल वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके जी, हम टीएस गरेवाल के हिसाब से चल रहे हैं। उससे ये भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है ना, पता लग जाता है एक चैप्टर हो गया। तो जो मुकत वालों को 2 चैप्टर्स आने हैं ना, तो आप समझ सकते हो टीएस गरेवाल के हिसाब से 3 आने होंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। टीएस के हिसाब से चैप्टर 1-3 आने होंगे। डीके गोयल के हिसाब से अगर जिसको सेकंड चैप्टर आना है तो साथ में चेंज इन पीएसआर भी आने वाला होगा। तभी देखो मैंने चैप्टर 2 का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल, जिसमें पार्ट 1 है गुडविल, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 के नाम से डिनोट किया है। आई थिंक एक कंफ्यूजन ये वाली तो दूर होगी, कंफ्यूजन नहीं है, बस एक क्लैरिटी देनी थी।
सबसे पहले इधर लिखो एग्जाम में कितने मार्क्स का आना है। ये वाला गुडविल वाला चैप्टर, चेंज इन पीएसआर नहीं, सिर्फ गुडविल वाला चैप्टर एग्जाम में आता है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का आया है, अदरवाइज 3। देखो आज 5 मई है, तो कहने का मतलब पिछला चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट 1 महीना ले गया। ताशु यहाँ पे पिछला चैप्टर ऑलमोस्ट 1 महीना ले गया, ये चैप्टर मैक्सिमम 1 हफ्ता लेगा। ठीक है, अगर हम ढंग से करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही मुश्किल पॉइंट आता है, जिसके लिए मतलब ये चैप्टर बस फेमस है कुछ नहीं। क्लास +1 का जिसको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आती है ना, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट बच्चों वाला है, जो इस चैप्टर में मेन है। इस चैप्टर में कोई बहुत खास क्वेश्चंस नहीं है, 3 टॉपिक हैं, उसके फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलेज में एक ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट आता है जो क्लास +1 को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसी टॉपिक का सस्पेंस तोड़ूं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, खैर अभी इजी लगेगा, बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तब लगेगा कि सर यही पॉइंट है, समझ नहीं आ रहा। क्लास +1 में हमने सेकंड लास्ट चैप्टर किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है जी, उसमें क्या 2 अकाउंट बनते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और दूसरा बनता था बैलेंस शीट। अब मैं आपसे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं, जो कॉमर्स वाले बच्चे को बिना सोचे आने चाहिए। फर्नीचर कहां पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट के किस साइड। फर्नीचर की रिपेयर करवाई वो P&L के डेबिट साइड। फर्नीचर की रिपेयर बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। अब पूछ रहा हूं जो असली क्वेश्चन है, क्या फर्नीचर की रिपेयर P&L के डेबिट में दिखा के उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो मेरे इस पूरे चैप्टर की सबसे खास लाइन है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, वो मैंने पहले विद इन 1 मिनट, फर्स्ट मिनट में ही वो मैंने आपका सस्पेंस एक बार के लिए निकाल दिया। रिपेयर दिखाने से बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट रहा होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आती है अभी, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेस क्लियर है। दिक्कत कहां पे आती है, जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन में ऐसे 6-7 पॉइंट आ जाएं। दूसरा, मैंने अपने बिजनेस में एक मशीन खरीदी, उस मशीन को कहां पे रिकॉर्ड करना चाहिए, मैंने गलती से कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, P&L अकाउंट में। खर्चा समझ लिया, मैंने कहा मशीन खरीदी, खर्चा हो गया। नंदनी जी इधर, मशीन खरीदी, खर्चा हो गया। मैंने सोचा चलो पैसा गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बैलेंस शीट की आइटम्स अलग होती हैं। आर्यन इधर, बैलेंस शीट की आइटम्स अलग होती हैं, P&L की आइटम्स अलग होती हैं। मुझे लगा खर्चा हो गया, मैंने P&L के डेबिट में कर दिया। किसको, मशीन को। ईशान को जगाइयो। तो बताओ क्या मेरी ट्रीटमेंट सही है कि गलत है, कहां पे आना चाहिए था, एसेट साइड बैलेंस शीट में ना। अगर हम एसेट साइड भी नहीं बोलना, किसी को अगर ऐसे अच्छा लग रहा है कि बैलेंस शीट में, तो आप वो भी बोल सकते हो। मैंने कहां पे लिख दिया। अब जो मेरे चैप्टर की सेंट्रल लाइन है, जो मेरा मेन डायलॉग रहने वाला है, जैसे पिछले चैप्टर में मेरे मेन 2 डायलॉग रहते थे, जितना पैसा जितने दिनों के लिए उधार दिया उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। और पास्ट एडजस्टमेंट में एक टॉपिक बोलता था, बांटना था 15,000, बांटा भी 15,000, बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, बांट दिया PSR के रूप में। तो पिछले चैप्टर में मेरे ये 2 डायलॉग थे जो कम से कम 20-30 बार चले थे। इस चैप्टर में यही एक डायलॉग है जो कम से कम 15-20 बार चलेगा। क्या, अच्छा दोबारा से एग्जांपल पे आ जाते हैं। मशीन को कहां पे लिखना था, जसनूर बोलना पड़ेगा, कहां पे लिखना था, कहां पे लिख दिया। अब वही डायलॉग बोलने वाला हूं, P&L में दिखाने की वजह से मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, क्योंकि मैंने मशीन को खर्चा समझ लिया होगा। और जैसे मैंने उसको एक्सपेंस सोचा, मेरा उस साल का जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस हो गए होंगे, तो मेरा नेट प्रॉफिट कम रह गया होगा। ये चीज समझ में आ गई। तो पहला मुश्किल पॉइंट मैंने पहले 2 मिनट में ही समझा दिया। सेकंड मुश्किल पॉइंट, मैंने व्हाइट वॉश कराया अपनी बिल्डिंग को, जो मैं हर साल करवाता हूं, मतलब ये बार बार होने वाला खर्चा है। मैंने इसको समझ लिया, ये मेरी बिल्डिंग की रेनोवेशन हुई है, तो मैंने इसको एज अ बिल्डिंग समझ लिया। पहले तो आप बताओ, व्हाइट वॉश या रिपेयरिंग काम, ये बिजनेस का रेगुलर होने वाला खर्चा है या कभी 10-20 सालों में होने वाला। तो रेगुलर वाले खर्चे आते हैं P&L अकाउंट में। तो रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीन, व्हाइट वॉश टू बिल्डिंग, या कोई भी नॉमिनल रिपेयर कहां पे आनी चाहिए, कि किस साइड। मैंने इसको गलती से
कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एसेट्स ट्रीट कर लिया, मैंने इसको एसेट ट्रीट करके कहां पे लिख दिया, बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब बताओ मेरा प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई सी खर्चे को पी एंड एल अकाउंट में दिखाना था और मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं दोनों में से किसी एक ही जगह पे नोट करता हूं, इस क्वेश्चन में मैंने कहां पे नोट कर दिया, एसेट साइड, तो मैंने क्या प्रॉफिट में से ये खर्चे को कम किया होगा या नहीं, तो मतलब उस साल का मेरा प्रॉफिट जान के या थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा। किसी को ये लाइन समझ में आई? जब मैंने यार मेरी जेब में यार 100 रुपए है, मैंने 20 रुपए का एक पेन लेना था, मैंने पेन नहीं लिया, तो मेरी जेब में 100 रुपया ही है ना, या सच में मैंने पेन ले लिया लेकिन पैसे ही नहीं दिए, लेकिन पैसे तो देने थे ना। अब 100 रुपए में से अगर मैं 20 रुपए सच में दे देता, मतलब जो मेरी ट्रांजैक्शन बनती है, अगर मैं वही ट्रांजैक्शन सच में करता, कोई गलती ना करता, तो मेरी पॉकेट में 100 होने चाहिए थे या 80, यानी कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरी जेब में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, अभी भी 100 रुपए दिख रहे होंगे, जबकि उस 100 रुपए में से 20 रुपए मेरे नहीं है, दुकानदार को देने हैं मैंने। सेम ऐसे ही जब मैं किसी खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करता, चाहे प्रैक्टिकली अपने पॉकेट में से, चाहे पी एंड एल अकाउंट में से, डेबिट में से, तो अगर मैं किसी खर्चे को लिखूंगा नहीं, तो जो कि सही खर्चा है, तो आपने फिर उस साल का प्रॉफिट कम भी नहीं किया होगा, तो यानी कि वो वाला प्रॉफिट आपका ओवर वैल्यूड शो हो रहा होगा। ओवर वैल्यूड का मतलब समझ गए, ज्यादा शो हो रहा होगा, जबकि सही मायने में कम होता है। तो इस गलती को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में हम डेबिट क्रेडिट खेलते थे ना, जिसको पैसे दे दिए उससे डेबिट कर लो। इस चैप्टर में डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, इसमें से सिंपल होगा, जिसको पैसे नहीं दिए तो उसको दे दो, यानी कि प्लस कर देना, जिससे लेने हैं उसको डेबिट की जगह माइनस, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट जहां पे छोड़ा था, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक याद करो, मैंने आपको कहा था कि जो गलतियां हैं उसको ठीक करनी है, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट, याद है? और पास्ट एडजस्टमेंट का हम एक टॉपिक छोड़ के भी आए हैं, याद रखना, जहां पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना करके सारा कुछ दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है? वो बीच में से किसी दिन कराऊंगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में भी गलतियां होती थी, इस चैप्टर में भी गलतियां हैं। पास्ट एडजस्टमेंट में गलतियां होती थी पार्टनर्स को लेके, तुझे पैसा कम दिया, तुझे ज्यादा दिया, तुझे नहीं दिया, उससे वापस ले लो या उसको दे दो। इस चैप्टर में गलतियां होती हैं प्रॉफिट को लेके, हमने कोई एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से या तो माइनस नहीं किए, या बैलेंस शीट में लिखने थे हमने पी एंड एल में से माइनस कर दिए। ये दो गलतियां आएंगी, या तो माइनस कर दिया प्रॉफिट या माइनस नहीं किया। तो मैंने आपको चैप्टर का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है ना, पहली बार मैंने 8-10 साल में ये पहली बार सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया। फिलहाल के लिए हम अपने चैप्टर के बेसिक्स पे आ रहे हैं, लेकिन जो 2-3 मेन पॉइंट थे ना, जो पूरे मुश्किल पॉइंट होते हैं हमारे इस चैप्टर के, वो मैंने डिस्कस कर लिया। जब उसको समझाऊंगा ऑन पेपर, तब आपको थोड़ा सा जल्दी कैच हो जाएगा। 5%, 10%, 20% की हेल्प अभी पिछले 5 मिनट से मिल जाएगी जिसने सुना होगा। या तो मैंने खर्चों को बैलेंस शीट में लिख दिया होगा, या बैलेंस शीट वाली आइटमों को एक्सपेंस में लिख दिया होगा। हमें करना क्या है, हमें इंपैक्ट चेक करना है उसका, कि उसका उस साल के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। अब आ जाओ जी, चैप्टर का नाम है गुडविल। एक पहला टॉपिक थ्योरी का है, गुडविल का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फैक्टर्स, आपकी डीके गोयल वाली बुक में भर भर के दिए हुए हैं, मैंने खाली हेडिंग उठा ली है जो काम की है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, पेपर में बहुत पूछा जाता है, इवन वाइवा वाले ने ये क्लासिफिकेशन के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन पूछे। लिखो वाइवा इंपॉर्टेंट, चाहे ये वाइवा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वाइवा वाला टीचर इंसान है, मशीन नहीं है, उसको कुछ भी समझ आता है, वो पूछ लेता है। इस साल कम से कम 8-9 बच्चों से ये वाला क्वेश्चन पूछा था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद है, मैंने पहले बेसिक्स क्लासेस में भी बताया था, चैप्टर 1 में भी हमने बच्चों का माइंड सेट किया हुआ था कि पार्टनरशिप का भी पूछ सकते हैं, तो वहां पे रोने मत लग जाना, डरना मत, थोड़ी थोड़ी तैयारी ऐसे ही ऊपर ऊपर से हमने कर ली थी। मेन इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो ये है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल होता क्या जी, देखो मैं तो थ्योरी वाले पार्ट पे अब जाने नहीं वाला, 3-4 पेजेस की थ्योरी है, 10-20 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ठीक है जी? ध्यान से सुन लेना, ये सारी थ्योरी आपको बीच में मिलेगी। इस चैप्टर में मैंने आपको कहा 3 से 4 नंबर का आता है, ज्यादातर इस चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर कौन सा? एमसीक्यू, ठीक है जी? तो सबसे पहले है गुडविल। गुडविल होता क्या है, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों को गुडविल के बारे में क्या पता है। स्कूल वाले टीचर ने बड़े सारे अच्छे अच्छे शब्द बोले होंगे, अच्छी अच्छी लाइनें बोली होंगी, वो मुझे सुना दो। बताओ जी, गुडविल के बारे में अगर कोई कुछ
विचार रखना चाहता है? फर्म की रेपुटेशन है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और कुछ भी पता है क्लास +1 का, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कुछ पता हो, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से पता हो। गुडविल वर्ड सुनते बहुत हैं हम। निकुंज तू भी कुछ बोल रहा था, विचार रखो अपने। जो कंपनी का मार्केट में नाम है, ठीक है जी, गुडविल। ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं क्लास +1 के, जब आप गुडविल का मीनिंग सीखते हो। मैं आपके सामने दोनों का मीनिंग रख रहा हूं, क्लास +1 वाली गुडविल का मतलब भी, क्लास +2 वाली गुडविल का मतलब भी। थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्पीड खींचना चाहता हूं, इसलिए इस बार मैं बड़े सारे एग्जांपल नहीं दे रहा। पिछले सालों तक ना मैं गुडविल को लेके कम से कम हमारा तीसरे दिन स्टार्ट होता था, क्योंकि प्रैक्टिकल केसेस बहुत सारे डिस्कस करता होता था मैं। क्लास +1 में हमने गुडविल का मीनिंग सीख रखा है, जैसे बच्चों ने बताया इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल ठीक है। एक रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस होती है, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस का ब्रांड नेम या बिजनेस का नाम है, बिल्कुल ठीक है। क्लास +2 गुडविल को कैसे अलग करती है? उस रेपुटेशन को रोकड़े की वैल्यू में बताओ जी, उस रेपुटेशन की वैल्यू बता दो। जसनूर इधर बेटा, क्लास +1 में हमने सीखा रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज समथिंग कॉल्ड एज अ गुडविल। मैंने कहा ओके, लेकिन क्लास +2 में गुडविल का चैप्टर है। क्लास +2 कहती है भैया गुडविल कितने की है। जब गुडविल को आप वैल्यू में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हो, गुडविल को वैल्यू में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हो, लिखना शुरू कर देते हो कि भाई 5 साल की गुडविल इतनी है, 2 साल की इतनी है। मेरे बिजनेस की ब्रांड वैल्यू या गुडविल 70 लाख है, 25 लाख है, 2 लाख है, 1000 है, तो क्लास +2 गुडविल के लिए कहता है कि रेपुटेशन तो है, लेकिन उस रेपुटेशन की वैल्यू, पहला एस्पेक्ट ये हुआ। समझ में आया +1 और +2 में क्या डिफरेंस हुआ? अवनी कहती मैं बताऊंगी। ओके अवनी आप बताओ। हाँ, तो क्लास +2 कहता है कि उस रेपुटेशन को भाई साहब वैल्यूज में बताओ, ठीक है। दूसरा, ये वाला वैल्यू वाला भी ठीक है, पॉइंट अच्छा है, बुक में दिया हुआ, मैंने डिस्कस कर लिया। मेन गुडविल का मतलब होता है कि जो आपका ब्रांड नेम है, आपकी रेपुटेशन है, वो आपको कितना हेल्प कर रही है मोटा पैसा कमाने के लिए या ज्यादा पैसा कमाने के लिए सेम बिजनेस के कंपैरिजन में। सर सिंपल मतलब कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द गुडविल। जितने बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होने का मतलब क्या हो गया कि उसने बोर्ड अच्छे लगाए होंगे? नहीं, जितना उसका ब्रांड नेम यानी गुडविल की वैल्यू अच्छी होगी, जो मैंने पहला एस्पेक्ट रखा गुडविल का, जितनी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू अच्छी होगी, वो दुकानदारी ज्यादा अच्छी चलेगी, कस्टमर ज्यादा आएंगे, सेल ज्यादा होगी। सिंपल सा मतलब है, वो आपको मार्जिन प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे रही है, यानी कि एक्सेस ऑफ योर कंपनीज प्रॉफिट ओवर योर कॉम्पिटिटर्स प्रॉफिट in the same line for the same product for the same services is called goodwill। तो गुडविल को अगर हम बिल्कुल अब खत्म करें, गुडविल है क्या? गुडविल है बिजनेस की रेपुटेशन, ओके, उसकी वैल्यू। और गुडविल का मीनिंग कहां से निकल गया था? गुडविल मेन हमारे लिए अच्छी क्यों है? क्योंकि आपको वो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, जो आपके सेम प्रोडक्ट, सेम लाइन, सेम सर्विसेज में है, उससे कितना एक्स्ट्रा या ज्यादा प्रॉफिट आप जनरेट करते हो, तो आपके बिजनेस की गुडविल और ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हर साल मैं एग्जांपल लेता हूं, ये जो गुडविल है दो तरीके की होती है। जो आपका पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, आपको अगले पेज पे मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। दो तरह की है ना, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड। इसके जो मेन मीनिंग है ना, 2-3 पेजेस के बाद हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। देखो 2-3 पेजेस के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वहां पे एक डिफरेंस होगा, यही क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जो हाथों से लिखवाया हुआ मैंने, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब मैंने मीनिंग बताया गुडविल का, जितना हम अपने कॉम्पिटिटर से एक्सेस प्रॉफिट कमाते हैं, उससे, उसके कॉम्पिटिशन से हमारे बिजनेस को थोड़ा सा ज्यादा एज मिलता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। लेकिन अब दो, आप तो ये भी कह सकते हो ना, अब जैसे मैं हूं, मैंने एक दुकान खोली अनेजा स्वीट्स के सामने मिठाई की, सेम अनेजा स्वीट्स के जैसी, ठीक है, उसी के कॉम्पिटिशन में वैसी ब्रांड, वैसे बोर्ड लगवाए, वैसी मिठाइयां रखी, वैसा रखा। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा दुकान कौन सी चलती होगी? अनेजा स्वीट्स या जो मैंने नई खोली? लेकिन आपने बोला गुडविल की वैल्यू अच्छी है, ठीक है, मैंने अपने खुद की बिजनेस की गुडविल की वैल्यू निकाल दी। मैंने कहा भाई साहब
6 करोड़ के मेरे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू है, जो बिजनेस मैंने अभी कुछ दिन पहले खोला है। अब मैंने 6 करोड़ अपने आप को टैग दे दिया, क्या उसकी वजह से मेरा सामान ज्यादा बिकने लग गया? जब सामान ज्यादा नहीं बिका, सेल नहीं हुई, तो क्या मेरे को प्रॉफिट हुआ होगा? जबकि गुडविल तो अभी अभी तरुण सर ने ये बताया, गुडविल का मेन मीनिंग तो यही है ना, कॉम्पिटिटर से के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो नया बिजनेस की तो गुडविल होएगी नहीं, क्यों? क्योंकि गुडविल हमेशा पुराने चलते हुए बिजनेस की सबसे ज्यादा अच्छी होती है। मैं अनेजा स्वीट्स के पास गया, मैंने कहा यार मेरा काम नहीं चल रहा, अनेजा स्वीट्स वाला अपना बिजनेस बेचना चाहता है। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए, ठीक है, चले मत जाना उधर, किसी का कोई रिश्तेदार निकल आए तो। फॉर एग्जाम्पल उसकी पूरी दुकान बिल्डिंग सब कुछ मिला के मैं वैसे ही एक वैल्यू लगा देता हूँ 70 लाख की, मतलब जिसमें से 50 लाख की समझ लो उसकी बिल्डिंग है, 15 लाख के बीच में फ्रिज, काउंटर, टेबल, चेयर ऐसे पड़े हैं, 5 लाख का स्टॉक पड़ा है। मैंने ऐसे मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बोल दिया। कितने का सामान हो गया? 70 लाख का। मैं गुडविल की वैल्यू तब लगाता हूं जब मैं पूरा बिजनेस, क्या बोला मैंने, जब मैं, ना कि सिर्फ एक गुलाब जामुन नहीं, एक ढोकला भी नहीं, जब पूरा बिजनेस खरीदूंगा या बेचूंगा तभी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू लगाई जाएगी, अदरवाइज नहीं। अब वो कह रहा है भाई साहब 70 लाख का तो मेरा ये सामान है ना। अब बात करते हैं भाई साहब मेरे नाम के पैसे। मैंने कहा नाम के पैसे क्या होता है? कहता तेरे को चली चलाई दुकान मिल गई, पहले ही दिन तू दुकान में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, उसका पैसा लगेगा। मैंने कहा कितना? कहता ये 70 लाख है, 30 लाख उसका लगेगा। मैंने कहा ना कर ऐसे। कहता 1 CR लूंगा। अब मैंने अपने सीए से बात करी, कहता बात तो ठीक बोल रहा है वो। जब आपको चली चलाई दुकान में पहले दिन से हिस्सा मिल जाता है, आप उसके सामने दुकान खोल लो 3 साल, 5 साल के बाद भी आप किसी अच्छी दुकान का मतलब वो लगा के देख लेना, जोर लगा के देख लेना, तब भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो यानी कि क्या गुडविल देना अनजस्टिफाइड या अनफेयर है? बिल्कुल भी नहीं। जब आपको चली चलाई दुकान में हिस्सा मिल रहा है, ब्रांड वैल्यू मिल रहा है, आप 70 लाख का उसका स्टॉक या बिल्डिंग नहीं खरीद रहे, यू आर बाइंग हिज नेम, हिज रेपुटेशन, हिज गुडविल, हिज चले चलाए कस्टमर, हिज चली चलाई दुकानदारी, ताकि पहले ही दिन अगर आप बैठो, चाहे 30 लाख फालतू लगा के बैठो, लेकिन पहले ही दिन आप डिप्रेशन में नहीं जाने वाले। उस डिप्रेशन की गोली की दवाई को बोलते हैं गुडविल। चीज समझ में आई? तो ऑन द टेबल, राउंड द टेबल डील होती है दो पार्टीज में। वो कहते हैं भैया 1 CR तो बहुत ज्यादा है, 30 लाख, एक काम करते हैं बीच में आप एक काम करो 25 लाख ले लो मेरे से। नहीं, मतलब बंदा कहता है मेरे से 10 लाख फालतू ले लो, वो कहता है नहीं 25 लाख। करते करते समझ लो बात बनी 90 लाख पे, 90 लाख पे। तो आप उसको 90 लाख देने के लिए रेडी हो गए 70 लाख वाले सामान के बदले में। तो जो 20 लाख दिया वो गुडविल का दिया। अब गुडविल बायर ने परचेज किया है, क्योंकि उसके बदले में मैंने 20 लाख फालतू दिया है। बताओ बायर ने टोटल कितना फंड दिया है? 90 लाख, जिसमें से 70 लाख की एसेट्स हैं। अब बायर भी तो भैया मेरे पास आता है बैलेंस शीटें बनवाने, कहता तरुण जी एक काम करो, ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है। ये कौन बोल रहा है? ये बायर भैया बोल रहे हैं। ये बायर भैया बोल रहे हैं कि मैं अनेजा स्वीट्स या फलानी कोई अच्छी दुकान खरीद के आया हूं, मेरी दुकान के अंदर बैंक बैलेंस पड़ा था ऑलरेडी 2 CR। 2 CR पता है कितने लाख होते हैं? देखिए जी कॉमर्स वालों की नॉलेज, 2 CR हाउ मेनी लैक्स? अब मैंने एक बिजनेस खरीदा, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा, कितने में? बताओ मेरे बैंक में से 90 लाख कम होगा या 70 लाख कम होगा? मैंने लिखा है वैसे 90 लाख, आप खुद बताओ, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। कितना पैसा बच गया? 1.1 CR बच गया। यहां तक चीज समझ में आती है? अब मैंने उससे जो खरीदा, या तो उसको आप बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरीज अलग अलग लिख दो। समझाने के लिए मैं आपको लिख दिया सुंदरी एसेट्स, जिसको आप लोगों ने पहली बार सुंदरी बोला था। फिर मैंने कहा था बस इस मोहमाया से बाहर निकलो, ये सुंदरी नहीं है संडरी है। तो ये संडरी एसेट्स हैं। कितने की एसेट्स खरीदी है मैंने? गलत है, 90 लाख की नहीं, 70 लाख की, जो मेरे को सच में फिजिकली गुड्स मिली है, मशीन, बिल्डिंग, फलाना फलाना फलाना। लेकिन क्या 20 लाख का खर्चा मैंने अलग से किया है? किया है। तो उस 20 लाख के बदले में मैंने पैसा भी दिया है, तो उस 20 लाख को अलग लिख, लेकिन उसका बेनिफिट मिलेगा। किस चीज में बेनिफिट मिलेगा? सेल्स में। सेल का बेनिफिट प्रॉफिट में। अगर आपके दिल से सेल्स और प्रॉफिट वाली लाइन समझ में आती है ना, तो समझ लेना आपको पिछले 11 मिनट समझ में आए हैं।
अगर मुझे ये 20 लाख का खर्चा करने से पहले ही दिन वॉकिंग कस्टमर मिल गया तो इसका मतलब ये है ये 20 लाख का बेनिफिट आपको पहले ही दिन चली चलाई दुकान में मिलना शुरू हो गया। सर क्या ये सारा कुछ हमें क्वेश्चंस में आएगा? नहीं सर। क्यों करवा रहे हो? पागल हो गया हूं। जब तक ये चीजें नहीं बताई जाएंगी तुम याद रखना गुडविल का चैप्टर तुम रट्टा मार के बैठ जाओगे। सर 3 फॉर्मूले याद कर लिए, प्लस माइनस कर लिया। मैंने आपको बोला पिछले कई सालों में मेरा तीसरे दिन प्रैक्टिकल शुरू होता है। इस बार स्पीड मैंने थोड़ी ज्यादा बनाई है। कल ही प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, शायद आज ही शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी ये वाला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमारा सेकंड डे शायद जाके शुरू होता था। अब मुझे बताओ क्या मैंने गुडविल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है? पक्की बात है? पक्का? ये वाली गुडविल को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके लिए ना मैंने खर्चा किया है। दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की 2 कैटेगरीज क्या थी, पढ़ो। अरे नहीं नहीं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में पहला था परचेज गुडविल, दूसरा था। अब अगर आप 3-4 पेजेस पलटोगे ना आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का और परचेज्ड गुडविल का, और वहां पे अगर आप पहला दूसरा मीनिंग पढ़ोगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, परचेज्ड गुडविल आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बैलेंस शीट में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर पढ़ के सुनाना 26। वाइवा वाले टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा था भैया इस साल। इस बार हमारा वाइवा था लगभग 21 से 30 जनवरी के बीच बीच में। सिर्फ पटेल स्कूल का हुआ था 2 या 3 फरवरी को, बाकी सबका हो गया था जनरली 21 टू 25 जनवरी के बीच में। एक क्वेश्चन पूछा कौन सी गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, आंसर है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल तो अभी मैंने 20 लाख में खरीदी है, तो जिसको मैंने बैलेंस शीट में नोट किया है इसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना। पहले इसकी जर्नल एंट्री हुई होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर इसका लेजर बना होगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट में आया होगा। तो सिंपल इसको लिखते हैं, द आंसर इज यस। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं लिखते। तो वाइवा वाले टीचर ने 2 क्वेश्चन पूछे थे इस बार, कहते किस गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। अब जो बच्चे तो वाइवा वाली तैयारी करके गए जिसके 3 चैप्टर आते हैं और जिसका माइंडसेट नहीं है, ठीक है जी, वो तो रोने लग गया। अब जिसका माइंडसेट है लेकिन उसको नहीं आ रहा ना, पर वो रो नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया हुआ था ट्यूशन वाले टीचर ने कि टीचर वाइवा वाला इंसान है, मशीन नहीं है। फीडिंग थोड़ी डाल दी 100 क्वेश्चन कि चल भाई एक ठप्पा मारा पहला क्वेश्चन बाहर, दूसरा ठप्पा मारा दूसरा क्वेश्चन बाहर। इंसान है तो उसने पूछा। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ये क्या होता है? क्लास +1 में चैप्टर नंबर 4 था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिंपल मतलब होता है अकाउंट्स के रूल जो सीएस बनाते हैं। सीए जब मैं भी थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा या कुछ ऐसे गवर्नमेंट पेपर में देता रहता हूँ, गवर्नमेंट नहीं कुछ ऐसे होते हैं हमारी फील्ड के, मतलब आगे 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 चल के आज से 10 साल 15 साल बाद जब एक्सपीरियंस होता चला जाता है तो वो रूल्स कौन बनाते हैं? सारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो उनको सिंपल फॉर्म में बोल दिया जाता है एएस। टोटल 32 एएस है, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 क्या बात करता है? सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड नहीं करना। इसका रीजन सोचना क्या हो सकता है, लगाना दिमाग। ना हमने परचेज किया है ना सेल किया है, हमने ये वैल्यू खुद से लगा दी मन से। मैंने आज मोंगिया कॉमर्स एकेडमी खोला, मैंने कहा कल बेच रहा हूं और मेरा मोंगिया कॉमर्स एकेडमी किसी ने खरीदना है 2 करोड़ दे दो। क्यों भाई? वैल्यू है भाई, काहे की वैल्यू? तो ये तो सेल्फ जनरेटेड, आप मतलब मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो ना। सेम ऐसे ही 3-4 साल पहले हुआ। अब मेरा कोचिंग सेंटर भी है, मेरे सीए की प्रैक्टिस भी है। आप लोगों को शायद आधे जनों को नहीं पता होगा प्रैक्टिस क्या होता है। जब सीए बन जाते हैं या तो जॉब कर लो या अपना ऑफिस खोल लो। अपना ऑफिस जैसे एडवोकेट्स ने खोला होता है कंसल्ट करने के लिए, इनकम टैक्स के काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो मेरे प्रैक्टिस में आज से 3-4 साल पहले एक ऑफर आया मेरे को चंडीगढ़ से, मेरे दोस्त ने दिया। कहते एक काम कर, तू तो कोचिंग सेंटर में इन्वॉल्व है ना, तू अपनी प्रैक्टिस मुझे बेच दे। अब आप खुद सोचो, ऑफिस क्या मैं ये ऑफिस बेचूंगा ना, फिजिकल गुड्स की बात नहीं हो रही, यानी कि अपने कस्टमर बेच दे। कहने का सिंपल मतलब अपना डाटा बेच दे कि वो वाले क्लाइंट तेरे होंगे और तूने आगे से प्रैक्टिस नहीं करनी। मैंने पिछले 2 साल से वाली एग्जांपल बच्चों को दे रहा हूं, एक आज की नई एग्जांपल भी दूंगा चंदन मोबाइल की, ठीक है? आपके चाचू हैं? हाँ, तो उनका केस स्टडी भी आज अपन डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा दोस्त कहता कि भाई तू कोचिंग सेंटर में इन्वॉल्व है, एक काम कर, तू प्रैक्टिस तो वैसे ही पार्ट टाइम करता है, तेरे पास क्लाइंटेज है? मैंने कहा क्लाइंटेज है पड़ी।
तो कहता है 1 साल का अपने क्लाइंट से कितना कमा लेता है, तो मैंने यहां बोल दिया कि 2,500-3 हजार तो कमा ही लेता हूं, ठीक है। तो कहता है एक काम करते हैं, आपको ना है, हाँ 5,000 दे देता हूं, मतलब ऐसे कुछ वैल्यू बोली, आपको एक्स अमाउंट दे देते हैं, हाँ 3,000 से ज्यादा आपको एक्स अमाउंट दे देते हैं, आप अपना ऑफिस क्लाइंट का डाटा मुझे दे देना, प्लस आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, और आप अपना मोबाइल 6 महीने के लिए मुझे दे देना, क्योंकि आपके मोबाइल पे आएगा ना, आप तो घर पे भी कर सकते हो वो काम। तो ये 2-3 कंडीशन रखी। सबसे पहली बात, मुझे अपनी प्रैक्टिस बेचनी नहीं थी। दूसरी बात, मेरे को मोबाइल वाली कंडीशन नहीं पसंद आई थी। दूसरी पे शायद मैं पिघल जाता। तो फिलहाल के लिए चारा था नहीं। कोविड के बाद की बात है, सेकंड कोविड की जो लहर आई थी उसके बाद की बात है, 2021-22 ऐसे कुछ। तो मैंने उसको बहाना लगाया, यार मेरे बिजनेस की जो वैल्यू बन रही है ना भाई साहब, 15 लाख लूंगा, बंद कर दूंगा। मतलब मैंने जो उसको काउंटर अटैक या काउंटर ऑफर दिया, काउंटर ऑफर। तो मैंने कहा ना 15 लाख दूंगा। तो उसका ऑफिस मुझसे थोड़ा पुराना था, लेकिन 15 लाख तो वो भी ना देता। वो 3-4 लाख तक मानना हुआ था कि 3-4 लाख दे देंगे, 5 लाख 6 लाख 6 लाख तक मान जाता। अब मेरे को बेचना नहीं था, मैं कहा छाड़ दे यार, इतना तो मैं 2-3 साल में कमा ही लूंगा। हाँ बढ़िया है। तो मैंने कहा छोड़, मैंने बेचा नहीं। तो अब उस केस स्टडी में ना, जो ये प्रैक्टिकली मेरे साथ थी, तो मैंने अपने बिजनेस की रेपुटेशन की वैल्यू लगाई थी 15 लाख। क्या सच में थी? नहीं, सच में मैं साल का 1 लाख रुपए कमा रहा था। अब सच में मैं साल का 1 लाख रुपए कमा रहा था, वो 5 गुना पैसे देने के लिए रेडी हो जाता, 3-4 गुना देने के लिए रेडी हो गया था, तो 5 गुना दे देता। लेकिन मैंने क्या कहा, ना भैया हम तो 15 लाख में बिकेंगे। लेकिन उसने दिया नहीं, क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं थी बेचने की। तो एक केस ये हुआ। अब दूसरा, चंदन मोबाइल वाले जो हैं जी, हमारे हमारे अच्छे खासे भाई साहब हैं, वो इनके चाचू हैं, बाबू कन्फेक्शनरी के साथ। किसी ने मोबाइल वगैरह ठीक करवाना हो तो वहां चले जाना, ठीक है। हाँ, अब चंदन को कहूंगा, उसके 100 रुपए लगेंगे। हाँ, तो अब इन्होंने ना दुकान बेच दी अपनी। मेरे को भी आज पता चला है कि उन्होंने शॉप बेच दी है ना। हाँ, तो कुछ टाइम से ऐसे बात हो रही थी कि हमने कुछ और करना है या फलाना जो भी है, तो दुकान बेच देंगे। तो जो उनकी दुकान में लगे हुए थे भैया, उनको बेच दी। कितने में बेची, कितने में नहीं बेची, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं 200 रुपए में बेच दी। तो आज अभी दोपहर को बात मतलब 5 लाख में बेच दी, ऐसे समझ लो। तो दोपहर को बात हो रही थी, कहते मैंने तो ऊपर से भी कोई पैसे नहीं लिए। दुकान के मालिक कहते कि मैंने ऊपर से भी पैसे नहीं लिए, क्योंकि भाईचारे में ही दुकान बेच दी। दुकान बेचने का मतलब है उनका, देखो मेरा काम था सर्विसेज वाला। मैं यहाँ पे अपने चेयर टेबल या स्टॉक बेचने के लिए नहीं बैठा। जो चंदन मोबाइल केयर ने बेचा, अपना सारा स्टॉक, अपनी मशीनरीज बेची। साथ ही साथ जो पिछले 6 साल से उनकी दुकान खुली हुई है, 6 साल तो नहीं हुए, खैर उनको भी 4-5 साल हुए, मेरे आंखों के सामने ही दुकान खुली थी उनकी। तो अब जो 5 साल से उन्होंने कस्टमर बिल्ड किए, उसका तो उन्होंने पैसे ही नहीं लिया भाईचारे में। मैंने उनको यही बोला, मैं क्या चंदन जी, यही दुकान अगर अपनी चंडीगढ़ या पंचकुले में होती ना, मैं आपको 5 लाख की जगह, कम से कम 5 लाख की जगह 7.5 लाख रुपए दिलवा देता। और जो कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर तो इन्होंने बनाए, रिलेशंस इनके इतने प्यारे रिलेशन, मतलब जिनके साथ होता है दिल लग जाता है, भैया अब जाना तो इनके पास ही है। तो गुडविल के पैसे नहीं लिए। गुडविल के पैसे मतलब मेरे को चंदन जी ने स्पेशल ये बोला, अभी मैंने बात नहीं की थी, कहते मैंने तो ऊपर के पैसे भी नहीं लिए, बस जो स्टॉक था उसमें से भी 20% डेप्रिशिएट करके बस लगा दिए। तो इस केस में गुडविल की वैल्यू लगाई ही नहीं गई, जबकि गुडविल की वैल्यू बनती थी 25% कम से कम। तो मैंने आपको 2 केस स्टडीज बता दी। एक केस स्टडी मैंने आपको ये बताई अपनी, मैंने सेल्फ जनरेटेड वैल्यू कर दी। अब जो मैंने अपने सीए ऑफिस की सेल्फ जनरेटेड वैल्यू डाली 15 लाख, तो जो मैं अपनी हर साल बैलेंस शीट बनाता हूं अपने ऑफिस की और अपने इंस्टीट्यूट की, या अपने ऑफिस की बैलेंस शीट बनाता हूं, क्या मैं वहां पे 15 लाख रुपए गुडविल का ऐसे लिखता हूं जो यहाँ पे 20 लाख लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि मैंने तो मन से लगा दी ना। अच्छा, अब दूसरा, चंदन मोबाइल केयर वाला जिस बायर ने खरीदा है, क्या वो गुडविल वहां पे रिकॉर्ड करेगा? बोलो, क्या वो गुडविल रिकॉर्ड करेगा? नहीं। गुडविल क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा? क्योंकि उसने गुडविल खरीदी ही नहीं। जबकि उस केस में गुडविल सेल्फ जनरेटेड नहीं थी। उस केस में तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो सेलर निकाल रहा था वो बनती भी थी। और अगर वही सामान 5 लाख वाला 5.5 में बेचा जाता, 6 में, तो 1 लाख गुडविल का बनता। तो उस केस में भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहीं भी नहीं लिखा, चाहे वो बन भी रही थी। और तीसरा मैंने आपको केस ये बता दिया, जो हमारा बुक वाला फ्रैक्शनल, मतलब
इमेजिनेशन केस है जहां पे हमने 70 लाख वाला सामान कितने में खरीदा, 90 का। कितना पैसा फालतू दिया हमने, क्या सच में दिया है? अब क्लास प्लस वन के चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 याद है किसी को? क्लास प्लस वन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता था जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो चुकी है दैट वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड। तो ये वाली तो 20 लाख वाली ट्रांजैक्शन हो चुकी है ना 90 लाख पे, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यानी कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी मैच हो गया, AS 26 भी मैच हो गया, जो कहता है कि परचेज को रिकॉर्ड कर लेना और दूसरी सेल्फ वाली को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि वो आप मैन्युपुलेटिव पर्पज से भी कर सकते हो, जान जान के अपने बिजनेस की वैल्यू ज्यादा लिख सकते हो। आज टाइम कम मिला, बाकी करते हैं कल, प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। ओके बाय बाय।